नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है अनोखा प्रेम। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बड़े से घर के स्टडी रूम में एक पिता अपने बेटे से उसकी शादी के सिलसिले में बात कर रहा था। पिता की उम्र लगभग 55 के आसपास रही होगी और उनका नाम महेंद्र सिंह रघुवंशी था और लड़के की उम्र लगभग 26 साल की रही होगी जिसका नाम मनन सिंह रघुवंशी था। बेटा, शादी एक बहुत पवित्र बंधन होता है। ये दो लोगों को ही नहीं बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ता है। शादी दो आत्माओं का मिलन होता है। मैं जानता हूँ कि आज की जनरेशन शादी को एक बैरियर की तरह देखती है, पर मेरा विश्वास मानो, अगर हम सफर अच्छा और सच्चा हो ना तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, दोनों मिल करके उसका सामना कर ही लेते हैं। पर डैड, अभी मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। आई मीन अभी मेरी एज ही क्या है। आई एम ओनली 26 नाउ डैड। या यंग मैन, आई नो, बट हिसाब से ये उम्र सबसे सही होती है शादी के लिए। इस उम्र में हमें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जो हमें समझे, जिसके साथ हम अपना सुख दुख बांट सके। और तुम्हारे भैया की भी तो शादी इसी उम्र में हुई थी। आज देखो वो दोनों कितने खुश हैं। हमेशा से इच्छा थी कि एक बेटी हो मेरी, पर विधाता को ये मंजूर नहीं था। पर माहिरा के रूप में बहू नहीं बेटी मिली है मुझे। मैं अपनी एक बेटी से तो बहुत खुश हूँ। अब मैं जल्द से जल्द अपनी दूसरी बेटी को भी अपने घर लाना चाहता हूँ, अपना परिवार पूरा करना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूँ कि उसके बच्चों के जीवन में खुशियाँ भर करके ही उसके पास जाऊंगा मैं। डैड प्लीज, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। इट्स हार्टिंग यू नो। ना, आपके बिना मैं और भैया कुछ नहीं है डैड। आई नो यंग मैन, पर ये तो इस जगत की रीत है ना। और हाँ, मेरा ध्यान मत भटकाओ और पॉइंट पर आते हैं। मैं पिछले महीने अपने बचपन के दोस्त की बेटी की शादी में गया था। वहाँ मुझे ये लड़की दिखी। देखने में ही बड़ी सौम्य और संस्कारी लगी मुझे। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो पता चला कि उसकी बेटी की दोस्त है वो और उसकी शादी अटेंड करने आई है। मैंने अपने दोस्त से उसकी डिटेल मांगी तो पता चला कि लड़की हिंदी विषय से मास्टर कर रही है। पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक है उसे और अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार भी, इसलिए उसने हिंदी से मास्टर करके हिंदी के लेक्चरर बनना चाहती है। उसे कहानियां और उपन्यास पढ़ने का भी बहुत शौक है। आज के जमाने में जहां लोग इंग्लिश को प्राथमिकता देते हैं, वहीं इसका मानना है कि हमारा गौरव हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आज के इस दिखावे के जमाने में बहुत ही सिंपल लड़की है। पहली नजर में ही वो मुझे तुम्हारे लिए भाग गई थी, इसलिए मैंने उसकी फोटो भी अपने दोस्त से मांग ली कि तुम सबसे बात करके उसके बारे में विचार करूंगा। आगे जैसा तुम्हें सही लगे मैं उसकी फोटो यहीं टेबल पर रख देता हूँ। मन हो तो देख लेना और कल अपना निर्णय बता देना। अगर तुम्हारी हाँ हुई तो हम परसों ही लड़की और उसके परिवार से मिलने चलेंगे। बाकी तुम्हें जो भी उससे पूछना होगा मिल करके पूछ लेना। इतना कह करके वो चले गए। वो लड़का बड़े ही गौर से उस लिफाफे को देख रहा था। उसने अपना सिर झटका और उस लड़की की फोटो देखने लगा। ना जाने क्या सम्मोहन था उस फोटो में। वो लड़का बस एक टक उस फोटो को निहारने लगा कि एक कागज उसके पास गिरा। उसने उठा करके देखा तो उसमें लड़की का बायोडाटा था, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था मैथिली सिंह। मैथिली नाम पढ़ते अचानक से उस लड़के के अधरों पे मुस्कान आ गई। 2 दिन बाद एक साधारण से घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर के रुकी और
तकरीबन एक 50 साल की उम्र का आदमी हाथ जोड़ करके खड़ा था। अभी वो गाड़ी गेट पे रुकी ही थी कि एक और आदमी वहां पे आ करके खड़ा हो गया और बोला, अरे वासुदेव बाबू, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? मेरा दोस्त भले ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पर दिल से वो आज भी मेरी और आपकी ही तरह एकदम सच्चा है। बस आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो विनय बाबू, वरना इतने बड़े घर में आपने हमारी बच्ची के रिश्ते की बात की, बहुत है हमारे लिए। अरे वासुदेव बाबू, हमारी मैथिली है ही इतनी प्यारी, तो मैं क्या कहूँ। खुद महेंद्र ने ही मुझसे उसके रिश्ते की बात करने के लिए आपसे कहा था, और हमारी मैथिली से अच्छी बहू पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। महेंद्र को इतना कह करके विनय बाबू हंस दिए। वासुदेव जी और विनय जी ने महेंद्र और उनकी फैमिली का वेलकम किया। महेंद्र जी आकर के हाल में बैठ गए और अपने बच्चों का परिचय सबसे करवाने लगे। वासुदेव जी, ये मेरा बड़ा बेटा मिहिर और उसकी पत्नी माहिरा है। ये मेरा छोटा बेटा मनन, और ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा पोता, मेरा नटखट शहजादा है। अरे दादू लुको, अपना परिचय मैं खुद दूंगा सबको। बेटा पहले परिचय बोलना तो सीख लो, उसके बाद अपना परिचय देना। माहिरा ने कहा तो सब हंसने लगे और वो बच्चा मुंह फुला करके खड़ा हो गया। तो वासुदेव जी आगे आए और एक चॉकलेट उस बच्चे के आगे करते हुए बोले, हम समझ गए बच्चा, आप इन सब के कान्हा हो। अरे वाह, आपको तैसे पता चला कि मेरा नाम कान्हा है? आपकी भोली सूरत और मुस्कान से बिल्कुल मुरलीधर की तरह है, मोहक और मनभावन भी, और उन्हीं की तरह नटखट भी हैं। ये चाचा जी, माहिरा ने एक बार फिर कहा और सब हंसने लगे। और वासुदेव जी, भाभी जी, बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, हमारी होने वाली बहू को तो बुलाइए जी। इतना कहकर के वासुदेव जी ने जानकी जी की तरफ इशारा किया और वो चुपचाप चली गईं और एक कमरे में जाकर के बोली, जल्दी चलो, नीचे लड़के वाले बुला रहे हैं। उस कमरे में एक बहुत ही सुंदर लड़की लाल और पीले रंग के बॉर्डर वाली सिल्क साड़ी में सादगी में भी बहुत सुंदर लग रही थी, और उसकी छोटी बहन उसे तैयार कर रही थी। जानकी जी की आवाज सुन करके वो लड़की धीरे धीरे अपनी छोटी बहन मन्नत के साथ नीचे आ गई। सब उसे देख करके बहुत खुश हुए। मनन तो अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था, वो बस एक टक मैथिली को ही देख रहा था। मनन हमेशा बाहर ही रहा था ज्यादातर, और उसने हमेशा अपने आसपास दिखावा ही देखा था, पर आज उसने सुंदरता की असली मूरत देखी थी, जो बिल्कुल सादगी में भी अलौकिक थी। सबके कहने पर मैथिली और मनन घर की छत पर चले गए बात करने के लिए। दोनों को थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, फिर समय की नजाकत को समझते हुए मनन ने बोलना शुरू किया, सुना है आपको पढ़ने का बहुत शौक है। जी, मैथिली ने धीरे से कहा, हम स्नातकोत्तर कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यू मीन मास्टर राइट? जी, उसने धीरे से सिर हिला दिया। ओ, मेरी हिंदी कुछ खास अच्छी नहीं है, पर फिर भी पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको हिंदी में? जी, प्रेमचंद की गबन और गोदान बहुत पसंद है हमें। ये सारी बुक्स हिंदी में ही हैं। जी, इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे हैं। मनन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। वैसे मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, क्योंकि भैया को पता चलता तो मार पड़ती, और भैया के स्ट्रिक्ट एक्शन थे कि इन पचरों में नहीं पढ़ना है, ध्यान केवल पढ़ाई पे लगाना है। बस एक बार गलती से कॉलेज की पार्टी में ड्रिंक कर लिया था मैंने, और भैया ने पकड़ लिया, और बहुत डांट भी पड़ी थी भैया से, और वो डैड को सब कुछ बता देंगे अगर मैंने दोबारा कभी ड्रिंक की तो। लाइफ में पहली बार अपनी वजह से भैया की आंखों में आंसू देखा था मैंने, मेरे गलत संगत की वजह से। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि हमेशा अपने भैया के चेहरे पर मुस्कान का कारण बनूंगा, आंसू का नहीं। उसके बाद मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा कोशिश की कि अपने डैड और भैया को प्राउड फील करवाऊं। ये सारी बातें मेरे और भैया के अलावा कोई नहीं जानता है, भाभी भी नहीं, पर ना जाने क्यों दिल ने कहा कि तुम्हें इन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर मनन को देख करके अपनी पलकें झुका ली। वैसे कुछ पूछना चाहती हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो।
मैथिली ने ना में अपना सिर हिलाया तो मनन ने कहा, मेरे स्कूल कॉलेज के बारे में या मेरी ड्रिंक करने के बारे में। मैथिली ने मनन की तरफ देखा और धीरे से बोली, सारे जवाब बिन मांगे ही मुझे मिल गए हैं। मनन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ने अपनी जगह बना ली। सबकी खुशी और सहमति के बीच उन दोनों के परिवार वालों के बीच रोका की रस्म हो गई और पंडित जी ने 6 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकाला था, जिसे सुन करके मनन ने थोड़ा मुंह बना लिया था। उसे ऐसा करते देख माहिरा उसे खूब चिढ़ा रही है। लगता है पंडित जी को घूस देनी पड़ेगी। देवर जी कोई पास की डेट निकालने के लिए। अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या भाभी? माहिरा हंसने लगी तो माहिरा ने उसे आंख दिखा करके चुप रहने को कहा तो उसने भी मुंह बना करके कहा, खुद तो पूरा टाइम सड़े हुए करेले जैसा मुंह बना करके घूमते रहते हैं और मैं कुछ बोलूं तो बस अपनी ये बिल्ली वाली आंखें दिखा करके मुझे डराते रहते हैं। माहिरा की बात सुन करके मनन हंस दिया और बोली, भाभी भैया केयर भी तो बहुत करते हैं आपकी। बस यही एक बात तो बहुत पसंद है मुझे आपके भैया की। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि महेंद्र जी खड़े हुए और बोले, बस समधी जी इजाजत दीजिए, अब तो शादी में ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी अमानत आपके पास सुरक्षित रहेगी। वासुदेव जी मुस्कुरा दिए और बोले, जी बिल्कुल। विनय जी ने एक साथ उन दोनों को गले लगा लिया और बोले, महेंद्र और वासुदेव बाबू, आज हम तीनों नॉर्मली गले मिल रहे हैं, पर आज से 6 महीने बाद समधी मिलन होगा हम तीनों का। तुम हमारी तरफ से होगे, विनय बता रहा हूं मैं। भाई महेंद्र, देख तू मेरा दोस्त है और मैथिली मेरे लिए मेरी बेटी के जैसे ही है, इसलिए इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि जब तू बारात लेकर के इस द्वार पे आएगा तब तेरे साथ बारात में शामिल होकर के नाच गाना भी कर लूंगा और फिर वासुदेव बाबू के साथ खड़ा होकर के तेरा स्वागत भी कर लूंगा। इस तरह से मैं अपने दोनों फर्ज बहुत अच्छे से निभा लूंगा। वाह विनय अंकल, मानना पड़ेगा, क्या सॉल्यूशन निकाला है आपने। अरे मिहिर बेटा, ऐसे ही इतने बड़े बिजनेसमैन के बचपन का दोस्त नहीं हूं मैं। इतना कह करके विनय बाबू हंसने लगे। महेंद्र जी अपने परिवार वालों के साथ वासुदेव जी के घर से चले गए थे और अब वासुदेव पैसे की व्यवस्था कर रहे थे। आखिर पहली शादी थी उनके घर की और इतने बड़े परिवार में रिश्ता हुआ था तो अरेंजमेंट अच्छा ही होना चाहिए था। वासुदेव जी की किसी से बात कर ही रहे थे पैसे के लिए कि पीछे से जानकी जी की आवाज आई, लुटा दीजिए जो जमा पूंजी है, अपनी इस लाडली में ही लुटा दीजिए। ये तो सोचिएगा ही नहीं कि खुद की भी एक बेटी और बेटा है। अरे कल को उसकी भी तो शादी करनी होगी। कहाँ से करेंगे सारा पैसा? तो इसी महारानी को शादी में खर्च कर देंगे। एक तो ऐसे भी मन्नू के सांवले रंग की वजह से अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल होगा आज के जमाने में, और पैसे भी नहीं रहेंगे खुद के पास तो क्या जिंदगी भर घर में बिठा करके रखिएगा जवान बेटी को। जानकी, तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? मैथिली आखिरी निशानी है मेरे पास दीदी की, और मैथिली को शादी में जो भी खर्चा करूंगा वो दीदी के ही हिस्से का ही होगा। बाबूजी की प्रॉपर्टी में जितना हक मेरा है उतना दीदी का भी था, और आज दीदी के नहीं रहने पर वो हक मैथिली को मिलेगा और मैं तुम्हें उसका हक छीनने नहीं दूंगा, समझी तुम? अरे सब लोग उसके मधुर और शालीन स्वभाव का बखान करते नहीं थकते हैं, और एक तुम हो जी ना जाने कौन का बैर पाले बैठी हो उस फूल सी बच्ची से। ज्यादा ज्ञान नहीं दीजिए मुझे। इतनी ही अच्छी थी तो पैदा होने के 1 महीने बाद ही अपने माँ बाप को खा गई और आप उसे यहाँ ले आए मेरी छाती पे मूंग दरने के लिए और मेरे बच्चों का हक छीनने के लिए। माँ, अपनी माँ की बात सुन करके मन्नत जोर से चीखी और बोली, माँ अगर दीदी की खुशियों की बलि चढ़ा करके आप मेरी और छोटू की खुशियों के सपने सजा रही हैं तो कसम है मुझे मैथिली दीदी की, मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगी। इतना कह करके गुस्से से धधकते हुए मन्नत अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। छोटू ने भी एक नजर अपनी माँ को देखा और चेहरा फेर करके मन्नत के पीछे चला गया। मैथिली अभी भी वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब वो दौड़ करके अपने घर के छत पर चली गई और रोने लगी।
वासुदेव जी ने एक नजर जानकी जी को घूरा और मैथिली के पीछे छत पे चले आए। उन्होंने जैसे ही मैथिली के सिर पे हाथ रखा, वो पलट करके उनके गले लग गई और बोली, मामा जी आप उन लोगों को मना कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेरे खातिर मन्नू और छोटू की जिंदगी बर्बाद हो ये मैं नहीं चाहती हूँ। अच्छा बेटा एक बात बता, अगर तू मेरी भगनी ना हो करके बेटी होती तो तू भी तो यही कहती नहीं ना बेटा। मैंने हमेशा यही माना है कि मेरे 3 बच्चे हैं और वो परमात्मा बहुत मेहरबान है मुझ पर बेटा, वरना हर इंसान की किस्मत में अपनी भगनी का कन्यादान करने का सुख नहीं होता है बेटा। इस सुख से वंचित मत करो मुझे। और जहां तक बात रही महेंद्र की और उनके परिवार वालों की, तो बेटा बहुत किस्मत से ऐसा परिवार मिलता है। और मनन बाबू के बारे में महेंद्र जी बता रहे थे कि वो तो बस दिन गिन रहे हैं अपनी शादी के। कोई इतनी दूर बैठा तेरे ही सपने सजा रहा है बेटा, उसके सपनों को पूरा करना अब तेरी जिम्मेदारी है। अरे इन बातों बातों में तो तुझे ये देना ही भूल गया था। कल ही ये कोरियर लड़के वालों की तरफ से आया था तेरे लिए, काम के सिलसिले में देना ही भूल गया। इतना कह करके मैथिली के सर पे हाथ रख करके वासुदेव जी चले गए। अधरों पे मुस्कान लिए मैथिली ने उस कोरियर को खोला तो उसमें एक बहुत ही सुंदर 2M लिखा हुआ एक पेटेंट था और एक मोबाइल फोन भी। उसने जैसे ही मोबाइल फोन ऑन किया तो उसमें मनन ने एक वीडियो सेव किया हुआ था जिसमें उसने अपने जज्बात रिकॉर्ड किए हुए थे। मेरी प्यारी भाभी अर्धांगिनी, यार इतनी ही हिंदी आती है मुझे, तो ये सब छोड़ करके मैं अपने ही शब्दों में तुमसे कहना चाहता हूं कि जब से तुमसे मिल करके आया हूं मेरा नींद चैन सब चुरा लिया है तुमने। किसी काम में मन ही नहीं लगता है। मेरा जी करता है बस तुम्हें देखता रहूं, पर कमबख्त एक ही फोटो थी मेरे पास तुम्हारी, वो भी भाभी ने अपनी फ्रेंड्स को दिखाने के लिए मुझसे ले ली। अब कैसे सुकून पहुंचे मेरी आंखों को और इस दिल को, इसलिए फोन भेज रहा हूं ताकि हर रात तुम्हारा दीदार हो सके और इन आंखों में सुकून वाली नींद आ सके। मैं हर रात तुम्हें कॉल करूंगा और हाँ प्लीज कभी कभी तुम भी मुझे कॉल कर लेना। अब तो ये दिन कैसे कटेंगे मैं यही सोच रहा हूँ। आज के लिए गुड नाइट। अपनी आंखों में सिर्फ मेरे सपने को सजा करके सो जाओ, क्योंकि कल से मैं हर रोज तुम्हारे सपने में आऊंगा। क्योंकि बात तो इस चांद का दीदार मुझे 6 महीने बाद ही होगा। उस वीडियो को देख करके मैथिली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उस पेटेंट और फोन को अपने सीने से लगाया और चली गई अपने सपनों की दुनिया में अपने साजन के साथ। समय अपनी गति से बीत रहा था और अब मनन और मैथिली की बात फोन पर डेली होने लगी थी। दोनों अपने पूरे दिन की दिनचर्या एक दूसरे के साथ शेयर करते नहीं थकते थे। पहले की अपेक्षा मैथिली अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी, जो देख करके मन्नत उसे चिढ़ाती भी रहती थी। रात के 1 बजे का समय था। मैथिली और मन्नत सो रही थी और मैथिली को फोन अचानक से बज उठा। मैथिली से पहले मन्नत ने फोन उठा लिया और बड़े ही धीमे आवाज में मैथिली की एक्टिंग करती हुई बोली, हेलो। मनन ने कुछ नहीं कहा तो मन्नत फिर बहुत धीरे से बोली, जी सब कुशल है ना? आपने इतनी रात्रि में हमारा स्मरण किया। मन्नत की बातें सुन करके मनन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने भी मस्ती भरे अंदाज में कहा, अरे भाई क्या करूं, इकलौती साली हो तुम मेरी, तो तुमसे बात करने के लिए रात और दिन की चिंता किसे होती, बस जब मन किया फोन घुमा दिया। क्यों साली साहिबा, सही कहा ना मैंने? नॉट फेयर जीजा जी, आपको कैसे पता चला कि दीदी नहीं मैं हूँ फोन पर? मैंने तो सोचा था आपकी थोड़ी फिरकी लूंगी, पर आपने तो मेरी ही फिरकी ले ली। मनन अब जोर से हंस दिया और मन्नत भी उसके साथ हंसने लगी और बोली, नॉट बैड जीजा जी, दीदी का रंग खूब चढ़ रहा है आप पर। अच्छा, और तुम्हारी दीदी पे मेरा रंग चढ़ा या नहीं? हाय जीजा जी, ये क्या कह दिया आपने? दीदी पे तो आपका रंग ऐसे चढ़ा है कि सारी उम्र नहीं उतरेगा। उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए आपका नाम ही काफी है, निरमा साबुन नहीं। इतना कह करके मन्नत हंसने लगी।
मैथिली ने उसके हाथ से फोन छीना और बालकनी में फोन लेकर के चली गई। उसकी सांस बहुत तेज धड़क रही थी और उसकी बढ़ती सांसों का बेग मनन भी सुन और समझ रहा था। मैथिली और मनन की जब भी बात होती थी तो मैथिली ज्यादातर चुप ही रहती थी, मनन ही बोलता था। मैथिली बस हाँ या ना में जवाब दिया करती थी। आज भी वैसा ही हो रहा था कि मनन ने एकदम से कहा, अगले एक हफ्ते तक हमारी कोई बात नहीं होगी। मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम करना है। इस प्रोजेक्ट से भैया और पापा को बहुत उम्मीद है। मुझे डर भी लग रहा है कि मैं ये पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। बहुत घबराहट हो रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूं, कुछ राहत मिलेगी। पर तुम तो अभी भी कुछ बोल नहीं रही हो। यार मैं ही हमेशा बोलता हूँ, तुम तो कुछ बोलती ही नहीं हो। एटलीस्ट थोड़ा मोटिवेट ही कर देती मुझे। पर नहीं, तुम्हें तो बस मौन धारण करना होता है। कुछ पूछो तो बस हाँ या ना में जवाब देना होता है। कायदेसी कुछ मायने ही नहीं रखता है तुम्हारे लिए। मनन बोले जा रहा था और मैथिली अब भी चुप थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले कि तभी मनन के फोन कट करने की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी और उसने अपने फोन की तरफ देखा और कमरे में चली आई। मैथिली का मुरझाया हुआ चेहरा देख करके मन्नत ने पूछा। तब मैथिली ने उसे सब बता दिया तो मन्नत ने अपना सिर पीट लिया और बोली, क्या करती हो दीदी, नाराज कर दिया ना उन्हें। मन्नत ने मैथिली के कान में कुछ कहा और बोली, कल मना लेना इस आइडिया के तहत उन्हें, देखना मान जाएंगे और अपने काम में अपना 100% भी देंगे। मैथिली ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके लेट गई और कल का इंतजार करने लगी। सुबह के 6 बजे मैथिली की नींद खुली तो उसने सबसे पहले अपने आराध्य को याद किया और मनन को कॉल कर दिया। मनन ने इतनी सुबह मैथिली का कॉल देखा तो झट से फोन उठा लिया और बोला, कुछ नहीं। मैथिली उसकी सांसों का बेग सुन रही थी और बड़ी हिम्मत करके बोली, हम जानते हैं कि सदैव आप ही हमसे वार्ता करने को लालायित रहते हैं। ऐसा कदापि नहीं है, अपितु आपसे वार्ता करके हमें भी अतीव प्रसन्नता होती है। हम मानते हैं कि आपकी भांति हम आधुनिक नहीं हैं, हम थोड़े मृतभाषी हैं, पर आपकी भावनाओं से भली भांत अवगत हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस कार्य का उत्तरदायित्व तो आपने लिया है उसे आप निर्विरोध अवश्य संपन्न करेंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और अपने मुरली मनोहर से हम आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट क्या कहा तुमने लास्ट में, फिर से कहो, मनन ने चहकते हुए कहा। तो मैथिली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोली, हम कान्हा से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके पहले मैथिली थोड़ा रुकी और बोली, बहुत प्रेम करने लगे हैं हम आपसे और हमारा ये प्रेम आपकी ताकत बनेगा और हर विकट परिस्थिति में आपको साहस प्रदान करेगा। ओहो मैथिली, तुमने तो मेरा आज का दिन बना दिया यार। अब तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे ये प्रोजेक्ट नहीं छीन सकती। अब ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा क्योंकि मेरी मैथिली मेरे साथ है। इतना कह करके मनन ने अपना फोन चूम लिया और तैयार हो करके ऑफिस चल दिया। मैथिली भी बहुत खुश थी। आज इन 4 महीनों में जितना उसने मनन को जाना था, एक अलग ही एहसास पनपने लगा था उसके मन में और आज उसने अपने एहसासों को मनन के सामने व्यक्त करके बहुत खुशी मिली थी उसे। धीरे धीरे समय निकल रहा था। मनन को प्रोजेक्ट मिल गई थी और वो बहुत बिजी भी हो गया था, पर जब भी टाइम मिलता मैथिली से बात कर लेता था। मनन के दिन भर के थकान को मैथिली की आवाज खत्म कर देती थी। शादी में बस 1 महीना ही बचा हुआ था और सब मार्केटिंग में बिजी हो गए थे। एक दिन वासुदेव जी, मैथिली, मन्नत, छोटू और जानकी जी सब मार्केटिंग करने जा रहे थे शादी के। हालांकि जानकी जी जाना तो नहीं चाहती थी, पर पति और बेटी की वजह से बेमन से ही चली गई थी। सब मार्केटिंग करके निकल ही रहे थे कि मन्नत की नजर गोलगप्पे के ठेले पर पड़ी और वो उछल पड़ी, दीदी चलो ना गोलगप्पे खाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि जानकी जी ने गुस्से से बोला, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हो दिमाग घुटने में ही जा रहा है तुम्हारा। ये बच्चों की तरह रोड पे कूदना बंद करो और चुपचाप घर चलो। मन्नत को जानकी जी की बात पर बहुत गुस्सा आया और वो बोली, आपको जो करना है, जो कहना है कीजिए,
मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। मैं दीदी नहीं हूँ जो आपकी जली कटी बातें भी सिर झुका करके सुन लेती हैं। मन्नत, ये क्या तरीका है मामी जी से बात करने का? माफी मांगो मामी जी से अभी। मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ दीदी जो बिना गलती के माफी मांगती फिरूं। इतना कह करके मन्नत गुस्से से वहां से निकल गई और रोड की तरफ बढ़ने लगी। मन्नत गुस्से में चली जा रही थी, उसे कोई होश नहीं था कि वो किधर चली जा रही है। मन्नत अभी रोड के उस पार पहुंची ही थी कि एक बेकाबू ट्रक उसकी तरफ आ रही थी और हार्न भी बजा रही थी। शायद उसका ब्रेक फेल हो गया था। मन्नत ने जब उस ट्रक की तरफ देखा तो वहीं जड़ सी खड़ी हो गई। उसका दिमाग ब्लैंक सा हो गया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मैथिली ने बड़ी ही तेजी से मन्नत को रोड के किनारे धक्का दे दिया और खुद हट पाती तब तक वो ट्रक उसे धक्का मार करके आगे बढ़ चुकी थी। जानकी जी जोर से चीखी, मन्नत, और वहीं बेहोश हो गई। वासुदेव जी और छोटू एक साथ मैथिली और मैथिली दीदी चीखे और जल्दी से मैथिली के पास पहुंच करके उसे देखने लगे। मन्नत ने भी जब खुद को सेफ देखा तो अब अपनी नजरें रोड की तरफ बढ़ाई तो मैथिली को जमीन पर खून से सना पड़ा देख करके वो सन्न रह गई और रोते हुए मैथिली से जा करके लिपट गई और रोने लगी। सबकी मदद से छोटू ने एम्बुलेंस को कॉल किया और मैथिली, मन्नत और जानकी जी को लेकर के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। मैथिली की हालत ज्यादा सीरियस थी, इसलिए उसे ओटी में शिफ्ट कर दिया गया और उसका ऑपरेशन चल रहा था। बाहर वासुदेव जी और छोटू चहलकदमी कर रहे थे। मन्नत का तो रो रो करके बुरा हाल था। इन सब की जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। डॉक्टर ने जैसे ही आकर के कहा कि जानकी जी को होश आ गया है, मन्नत गुस्से की अग्नि में धधकती हुई उनके वार्ड के अंदर चली गई। मन्नू मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो आप चाहती थी ना वो भी हो गया। जिसे आप बचपन से मनहूस कह करके बुलाती थी ना, उसने आपकी बेटी के खातिर खुद की किस्मत को एक बार फिर मनहूस कर लिया। 1 महीने बाद उसकी शादी है और आज वो ऑपरेशन थिएटर में है। खुश तो बहुत होंगी ना आज आप माँ? भगवान से मनाए माँ की दीदी को कुछ ना हो। अगर दीदी को कुछ हुआ तो जिस मन्नू और छोटू के खातिर आप हमेशा दीदी के ऊपर गुस्सा करती थी ना, वही मन्नू और छोटू की शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी आप। इतना कह करके मन्नत बाहर आ गई और डॉक्टर के बाहर आने का वेट करने लगी। 1 से 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, मिस्टर सिंह, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। फिलहाल हमने उन्हें प्राथमिक उपचार दे दिया है, पर आपको इन्हें जल्द से जल्द दिल्ली लेकर के जाना होगा। वहीं इनका इलाज पॉसिबल हो सकता है। हमारे पास इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है जो मैथिली का केस हैंडल कर सकें। उनका लेफ्ट पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है और उसकी वजह से पूरे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। किसी अच्छे सर्जन की जरूरत है मैथिली, और वो दिल्ली में ही आपको मिलेंगे। डॉक्टर अभी वासुदेव जी से बात कर ही रहे थे कि एक आवाज पीछे से आई, मैथिली दिल्ली नहीं जाएगी डॉक्टर, बल्कि दिल्ली के बेस्ट सर्जन खुद यहाँ आ चुके हैं। सब ने उस तरफ देखा तो महेंद्र जी मनन और मिहिर के साथ खड़े थे और उनके साथ एक डॉक्टर की टीम भी थी। महेंद्र जी ने अपने साथ आए हुए डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया और डॉक्टर की टीम ओटी की तरफ बढ़ गई। मनन ने ओटी की तरफ झांक करके देखा तो उसकी हमेशा मुस्कुराती हुई मैथिली आज मशीनों के बीच बेजान पड़ी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, देखिए मिस्टर सिंह और मिस्टर रघुवंश, हमने मैथिली को केस को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। सबसे ज्यादा चोट मैथिली के लेफ्ट पैर में लगी है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन उनकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। अगर हमें मैथिली की जान को बचाना है तो उनका लेफ्ट पैर कट करना होगा और इसके लिए मुझे आप सबकी परमिशन चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते मैथिली के पैरों को कट नहीं किया गया तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा और उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुन करके वासुदेव जी वहीं धम्म से बैठ गए। मिहिर उन्हें संभाल रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें। डॉक्टर ने फार्म ला करके वासुदेव जी को दे दिया
और बोले, प्लीज समय नहीं है हमारे पास, जल्दी हमें अपना डिसीजन बता दीजिए। इतना कह करके डॉक्टर चले गए। वासुदेव जी कांपते हाथों से उस फार्म को देख रहे थे। उस फार्म में उन्हें मैथिली के बचपन से लेकर के अब तक की सारी यादें ताजा हो रही थी। वासुदेव जी ने पेन उठाया पर साइन नहीं कर पा रहे थे। उनकी हालत देख करके मनन आगे आया और फार्म और पेन उनके हाथ से लेकर के साइन कर दिया और डॉक्टर की तरफ बढ़ा करके बोला, कुछ भी कीजिए डॉक्टर, बस मैथिली को बचा लीजिए। डॉक्टर ने आश्चर्य से देखा तो वो बोला, होने वाली पत्नी है वो मेरी, अगले महीने शादी है हमारी और मुझे अपनी पत्नी किसी भी कीमत में सही सलामत चाहिए। मनन की बातें सुन करके डॉक्टर को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। डॉक्टर ओटी के अंदर चले गए और ऑपरेशन शुरू कर दिया। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब पेशेंट खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ टाइम बाद मैथिली को होश आया तो सब उसके वार्ड में उससे मिलने चले गए। सबको देख करके मैथिली के मुरझाए चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। वासुदेव जी ने उसके सिर पे हाथ रखा और पूछा, कैसी हो मेरी बच्ची? मैथिली ने धीरे से कहा, ठीक हूँ। इतना कह करके मैथिली उठने लगी तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने शक भरी निगाहों से सब की तरफ देखा और फिर अपने पैर की तरफ देखने लगी। उसने झटके से अपने पैर पर से चादर हटाए। उसने एक पैर को कटा हुआ देख करके पैनिक करने लगी। मामा जी, हमारे पैर को क्या हो गया? ये उठ क्यों नहीं रहा है? इतना कह करके वो रोने लगी। जानकी जी आगे आई और उसे अपने सीने से लगा करके शांत करने लगी। शांत हो जा मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ है तुझे, तू बिल्कुल ठीक है। जानकी जी को ऐसा करते देख करके मन्नत और छोटू आश्चर्य में खड़े हो गए। तो वहीं वासुदेव जी की आंखों में आंसू भर आए थे कि जिस पत्नी को वो समझाते हुए थक गए थे कि वो मैथिली से थोड़ा प्यार से व्यवहार करे, पर उन्होंने कभी उनकी नहीं सुनी और आज वही उसे अपनी ममता के स्पर्श से चुप करा रही थी। मनन दूर खड़ा बस मैथिली की आंखों में बेबसी देख रहा था। मनन को दूर खड़ा देख करके डॉक्टर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और बात करने लगे। देखिए मिस्टर मनन, बुरा मत मानिएगा, पर मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ और एक इंसान होने के नाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने अंदर मैथिली जी की स्थिति देखी क्या? अब भी आप उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं? मेरा मतलब है, मैंने आपसे अपना इंट्रोडक्शन मैथिली के होने वाले पति के रूप में करवाया था डॉक्टर, पर आज से ठीक 1 महीने बाद ही मैं आपसे अपना परिचय मैथिली के पति के रूप में करवाऊंगा। 15 दिन बाद हमारी शादी के कार्ड भी बंटने शुरू हो जाएंगे, आप जरूर आइएगा हमारी शादी में अपनी फैमिली के साथ। इतना कह करके मनन बाहर जाने लगा कि डॉक्टर ने उसे रोका और बोले, आई मस्ट से दैट मैथिली इज वेरी लकी। नो डॉक्टर, आई एम वेरी लकी बिकॉज आई हैव ए पार्टनर लाइक मैथिली। डॉक्टर मुस्कुरा करके बोले, आज तक सुना था कि राजपूत अपनी जबान से पीछे नहीं हटते, आज देख भी लिया। आई एम सो हैप्पी बोथ ऑफ यू। मनन एक स्माइल दे करके वहां से बाहर निकल गया और मैथिली के वार्ड के बाहर जा करके बैठ गया। 1 हफ्ता बीत चुका था और आज मैथिली को डिस्चार्ज करना था। इन 1 हफ्तों में मनन दिन रात मैथिली के साथ ही रहता था। 1 सेकंड के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। मनन की परवाह करना मैथिली के दिल को कचोट देती थी, पर वो कुछ नहीं बोलती थी। मनन मैथिली से बात करना चाहता था, पर उसकी सिचुएशन को देखते हुए कुछ बोल नहीं पाता था। मैथिली अब अपने घर आ गई थी और वो व्हील चेयर के सहारे कहीं भी आती जाती थी। खुद को बहुत बेबस समझने लगी थी, पर सबकी आंखों में अपने लिए परवाह देख करके किसी को कुछ भी दिखाती नहीं थी। बस एक खामोशी का चादर ओढ़ लिया था उसने। वासुदेव जी ने महेंद्र जी को कॉल किया और बताया कि मैथिली अब ये शादी नहीं करना चाहती है। मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी वो अड़ी हुई है कि वो ये शादी नहीं करेगी। हमें माफ कर दीजिए महेंद्र बाबू, शायद हमारी किस्मत में ये सुख लिखा ही नहीं है। पर वासुदेव जी, मैथिली बहुत समझदार बच्ची है,
एक बार फिर से बात करके देखिए, शायद कोई सॉल्यूशन निकल जाए। मैंने सब तरह से प्रयास कर लिया है महेंद्र बाबू, पर वो मान ही नहीं रही है। अब वो मेरी पुरानी वाली मैथिली रही ही नहीं, हरदम हंसने और मुस्कुराने वाली ये तो बिल्कुल बदल सी गई है, एकदम गुमसुम सी रहती है। मुझे माफ कर दीजिएगा महेंद्र बाबू। इतना कह करके वासुदेव जी ने फोन रख दिया। मनन जो चुपचाप अपने पिता की बात सुन रहा था, अपनी और मैथिली की शादी का एक कार्ड उठाया और अपने घर से निकल गया। 3 से 4 घंटे बाद मनन मैथिली के सामने हाथ बांध करके खड़ा था और मैथिली को घूरे जा रहा था। मैथिली सिर झुकाए चुपचाप व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। मनन आगे बढ़ा और मैथिली के हाथ में शादी का कार्ड थमाते हुए बोला, मैथिली ये देखो, मैंने और भाभी ने ये कार्ड पसंद किया है हमारे लिए, एक बार तुम भी देख लो, अच्छा लगेगा तो यही फाइनल कर दिया जाएगा। लो जल्दी करो, बस 15 दिन ही बचे हैं हमारी शादी में और बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है अभी। मैथिली ने भरी हुई आंखों से मनन की तरफ देखा और बोली, क्यों उपहास कर रहे हो हमारा आप? ये निमंत्रण क्यों दिखा रहे हो आप हमें, जबकि आप भी जानते हैं और हम भी कि अब ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है मैथिली, बोलो ना, क्यों संभव नहीं है? मैं वही हूँ, तुम वही हो, तो संभव क्यों नहीं है? नहीं रहे हम वो जिससे आपका विवाह तय हुआ था, सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। ये किसने कह दिया तुमसे कि तुम में कोई कमी आ गई है मैथिली? मेरी मैथिली कल भी परफेक्ट थी, आज भी परफेक्ट है। मैथिली गुस्से में चिल्लाई और अपने पैरों के पास का शाल हटा करके तेज आवाज में बोली, नहीं है उत्तम। सुना ना आपने, नहीं है हम उत्तम। जो लड़की स्वयं अपने पैरों से चल तक नहीं सकती है, वो कैसे उत्तम होगी? आप ही बताइए। जिसे एक कदम की दूरी को तय करने के लिए इस पहिएदार कुर्सी की आवश्यकता होगी, वो कैसे उत्तम होगी? रघुवंशी जी, आप ही बताइए। छोड़ दीजिए अपना हठ और कहीं और विवाह कर लीजिए। आप श्रेष्ठ हैं और आपको एक उत्तम लड़की की आवश्यकता है, जो हम अब नहीं रहे। क्षमा कर दीजिए हमें, यदि हमारे वचन में थोड़ी सी भी कटुता आई हो तो। इतना कह करके मैथिली रोने लगी। मनन एकटक मैथिली को ही देख रहा था। वो आगे बढ़ा और उस शाल को उठा करके मैथिली के पैरों के फिर से अच्छे से कवर कर दिया और बोला, मेरा प्यार इस परीक्षा का मोहताज नहीं है मैथिली। मैंने तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार किया है। तुम्हारी सादगी से, तुम्हारी इन आंखों से जो मेरे हर सवालों का जवाब बिना तुम्हारी इजाजत के ही दे देती हैं। किसने कहा तुमसे तुम परफेक्ट नहीं हो मैथिली? मेरी मैथिली कल भी परफेक्ट थी, आज भी परफेक्ट है और हमेशा परफेक्ट ही रहेगी। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है मैथिली जो इस हादसे की वजह से कम हो जाए। एक सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी जगह तुम होती तो क्या तुम इस शादी से इनकार कर देती? क्या मेरा साथ छोड़ देती तुम मैथिली? बोलो। मैथिली ने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा फेर लिया। मनन घुटनों के बल बैठ गया और बोला, नहीं है ना कोई जवाब, होगा भी नहीं, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मेरी मैथिली कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। कोई भी इंसान परफेक्ट है या नहीं देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है मैथिली सोचो ना, कुछ लोगों को पत्थर में शिवलिंग दिखता है तो कुछ को शिवलिंग में पत्थर। ये सब अपना अपना नजरिया होता है मैथिली। तुम खुद को मेरी नजरों से देखो मैथिली, देखो मेरी इन आंखों में, जिसमें तुम्हें अपने लिए अथाह प्रेम और सम्मान नजर आएगा। मैथिली का हाथ अपने सीने पर रख करके मनन बोला, सुनो इन धड़कनों को जो केवल तुम्हारे ही नाम से धड़कता है। अब भी कोई सवाल है तुम्हारे मन में मैथिली? क्या विश्वास नहीं है तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर? ऐसी बात नहीं है, हम आप पर बोझ बनना नहीं चाहते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तुम किसी के ऊपर बोझ नहीं हो मैथिली। मैंने डॉक्टर थॉमसन से बात कर ली है, वो तुम्हारे पैरों में प्रोस्टेटिंग
ले कृत्रिम पैर लगा देंगे जिससे तुम बिल्कुल पहले की तरह चल फिर सकोगी। मैथिली ट्रस्ट मी। मैथिली बस नम आंखों से मनन की तरफ देख रही थी। उसे अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो उसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। मनन ने मैथिली के आंसू साफ किए और मजाकिया अंदाज में बोला, अरे यार, आज विदाई नहीं है, तुम्हारी 15 दिन बाद है। आज ही इतना रो लोगी तो विदाई के समय आंसू ही नहीं निकलेंगे आंखों से। तो सोचो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि इसे अपने पति के घर जाने की इतना जल्दी है कि पिता का घर छूट रहा है, उसका अफसोस नहीं है। मनन की बातें सुन करके मैथिली मुस्कुरा दी और हल्का सा अपना चेयर खिसका करके उसके गले लग गई। मनन ने भी उसे कस करके अपनी बाहों में भर लिया था। बाहर खड़े वासुदेव जी, जानकी जी, मन्नत और छोटी की भी आंखें नमी से मुस्कुरा रही थी। मैथिली के पैरों में प्रोटेस्टिक लेग लग चुके थे और वो अब धीरे धीरे चलने लगी थी। आज शादी थी। मैथिली को पार्लर वाली तैयार कर रही थी कि आवाज आई, बारात आ गई है। सब लोग दौड़ करके बारात देखने चले गए और जानकी जी और वासुदेव जी ने खुशी खुशी बारात का स्वागत किया। मनन मंडप में बैठा हुआ था और मैथिली धीरे धीरे चलते हुए लाल रंग के जोड़े में मन्नत के साथ मंडप की तरफ आ रही थी। मैथिली को इस जोड़े में देख करके मनन की आंखें नम हो गई और चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैथिली को मनन के बगल में बैठाया गया और विवाह की विधियां शुरू हुई। वासुदेव जी और जानकी जी ने नम आंखों और चेहरे पे मुस्कान लिए अपनी भगनी का कन्यादान किया। छोटू भी नम आंखों के साथ ही पंडार कर रहा था। कन्यादान के बाद पंडित जी ने जैसे ही दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा, मैथिली थोड़ा लड़खड़ा गई। मैथिली को लड़खड़ाते हुए देख करके मनन ने मैथिली का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में उठा करके फेरे करने लगा। मनन को ऐसा करते देख करके सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। महेंद्र जी को अपनी परवरिश पर भी गर्व हो रहा था। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी के कहने पर मनन ने सिंदूर से मैथिली की मांग भर दी। मनन के हाथों में सिंदूर का स्पर्श पाते ही मैथिली की आंखें स्वतः ही बंद हो गई और आंखों से आंसू की एक धार बह निकली। सुहागन का प्रिय है सिंदूर, सौभाग्य से भरे मांग में सिंदूर, कुंवारी के मांग में सज करके सुहागन बना दे सिंदूर। पंडित जी के इतना कहते ही विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पूरे आंगन में सबके चेहरे पर मुस्कान सज गई। विदाई का समय बहुत भावुक था सबके लिए। जिस जानकी जी ने कभी उसे प्यार नहीं किया था, आज वो फूट फूट करके रो रही थी। मन्नत और छोटू भी मैथिली से लिपट करके खूब रो रहे थे। वासुदेव जी एक तरफ कोने में खड़े होकर के अपनी बहन और बहनोई के फोटो के आगे रो रहे थे। मैथिली ने जा करके उन्हें गले लगा लिया और रो पड़े, कैसे रहूंगी मैं आपके बिना मामा जी। आपने मुझे माँ पापा दोनों का प्रेम दिया, कौन करेगा मुझसे इतना प्रेम मामा जी। इतना कह करके मैथिली रोने लगी। वासुदेव जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोले, वो लोग करेंगे बेटा जिससे तेरा नया रिश्ता जुड़ा है। महेंद्र जी के रूप में एक पिता का प्रेम मिलेगा तुझे, मिहिर बाबू के रूप में एक बड़े भाई और माहिरा बिटिया के रूप में एक बड़ी बहन का प्रेम मिलेगा तुझे, और सबसे उत्तम तो मनन बाबू जैसे जीवन साथी का अनोखा प्रेम मिलेगा तुझे। मेरी बच्ची, सदा अपने सरल स्वभाव से सबको प्रेम की डोर में बांधे रखना और अपने इस बूढ़े मामा को हमेशा याद रखना। तुझे जब भी जरूरत होगी तेरा ये मामा हर कदम पे तेरे साथ रहेगा मेरी बच्ची। इतना कह करके वो भी रो पड़े। उन दोनों का रोना देख करके सबकी आंखें नम हो गई थी। मनन ने एक नजर मैथिली को देखा जिसने रो रो करके अपनी हालत खराब कर ली थी। मनन को मैथिली की चिंता भी हो रही थी, पर इतने लोगों के बीच वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। छोटू ने गाड़ी को धक्का दिया और गाड़ी के अंदर बैठी मैथिली अभी भी सुबक रही थी। मिहिर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और माहिरा उसके बगल में बैठी हुई थी और पीछे मनन मैथिली बैठे हुए थे।
मैथिली को रोता हुआ देख करके माहिरा ने कहा, चुप हो जाओ मैथिली, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा जब मन करेगा तुम चली आना सबसे मिलने। मैथिली अभी भी धीरे धीरे सुबक रही थी कि मनन ने उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया और प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगा। मनन को ऐसा करते देख करके मैथिली की आंखें स्वतः ही झुक गई, जिसे देख करके मनन मुस्कुरा दिया। गाड़ी रघुवंशी हाउस के आगे आकर के रुकी और माहिरा ने बड़े ही प्यार से मैथिली का गृह प्रवेश की रस्म निभाई। माहिरा ने मनन और मैथिली की आरती उतारी और मनन को इशारा किया। माहिरा का इशारा पा करके मनन ने मैथिली को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैथिली की नजरें शर्म से झुक गई थी। माहिरा और मनन की हरकत पे उसे भी शर्म आ रही थी। मिहिर ने माहिरा को अपनी तरफ खींचा और बोला, तुम नहीं सुधरोगी है ना? देखो तो बेचारी कैसे शर्म से गड़ी जा रही है और तुम दोनों देवर भाभी को हर वक्त मस्ती ही सूझती रहती है। वो क्या है ना पतिदेव, मेरी तो किस्मत में अनरोमांटिक हस्बैंड लिखा है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तो अगर मेरे प्यारे देवर जी थोड़े रोमांटिक बन रहे हैं मेरी देवरानी जी के लिए, तो आपको क्या परेशानी है? अच्छा जी, मैं अनरोमांटिक हूँ, मिहिर ने कहा। और क्या बूढ़े हो गए हैं आप? तभी तो जब देखो तब बुजुर्गों की तरह बात करते रहते हैं। माहिरा ने झट से उसे जवाब दिया, अच्छा चलो तुम्हें अभी बताता हूँ कि कितना रोमांटिक हूँ मैं। इतना कह करके मिहिर ने माहिरा को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। माहिरा खिलखिला करके हंस दी। मनन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बेड पर ला करके मैथिली को बिठा दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। कमरों को देख करके मैथिली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मनन ने मैथिली के चेहरे पर मुस्कान देखा तो उसके समीप आकर के उसके कानों में बोला, हमारा कमरा पसंद आया मिसेज रघुवंशी? मिसेज रघुवंशी सुन करके मैथिली का दिल तेजी से धड़कने लगा और अपने दिल को शांत कर मैथिली मनन की तरफ घूम गई और झुक करके उसके पैर छूने लगी। मनन ने अपने पैर पीछे कर लिए और बोला, ये क्या कर रही हो मैथिली? पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, प्रेम का होता है। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, पैरों में नहीं। प्लीज ये पैर छू करके मुझे परमेश्वर बनाने की जरूरत नहीं है, इंसान ही काफी हूं मैं। हमारे लिए तो आप उस परमेश्वर से भी बढ़ करके हैं। प्रेम ये मात्र एक शब्द था हमारे लिए आपसे मिलने के पूर्व, अपितु आपसे मिल करके जाना कि सही मायने में प्रेम होता क्या है। आपका आगमन हमारे जीवन में कई नई अनुभूतियों को लेकर के आया है। आपसे मिल करके हमने प्रेम की परिभाषा को समझा है और जाना है। हमें आपका पैर छूने दीजिए रघुवंशी जी और हमें सदा सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हमारा वजूद अब आपसे है और हमारा सौभाग्य भी आपसे ही है। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा जीवन निरर्थक है। मनन थोड़ा सा आगे बढ़ा और मैथिली को अपने गले लगा लिया और बोला, ये है असली जगह तुम्हारी मेरे दिल में, मेरी धड़कनों की शोर में। तुम्हारा केवल तुम्हारा राज है। सुनो इस दिल की धड़कन को, जहां बस एक ही आवाज सुनाई देगी तुम्हें। मैंने जो भी किया वो खुद के लिए किया है। मैथिली नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी लड़की से इतना प्यार करूंगा कि उसके बिना एक पल रहना नागवार हो जाएगा मुझे। पर तुमने सब कुछ बदल दिया मैथिली, तुम्हारी सादगी से, तुम्हारी सरलता से और हाँ स्पेशली तुम्हारी हिंदी से भी बहुत प्यार हो गया है मुझे। मैं इसे हमेशा अपने पास छिपा करके रखना चाहता हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। जब से तुमसे मिला हूँ इस दिन की कल्पना कर ली थी मैंने कि एक दिन तुम मेरी हो करके मेरे साथ इस कमरे में रहोगी, और आज देखो मेरा हर सपना सच हो गया है। अब तो बस एक ही इच्छा है कि सारी जिंदगी यूं ही तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी जुल्फों के तले बीत जाए। मनन की बातें सुन करके मैथिली ने एक नजर उसे देखा और कस करके मनन को अपने गले से लगा लिया। मनन ने भी मैथिली को अपनी बाहों के घेरे में लिया। कुछ देर बाद मनन ने खुद से मैथिली को अलग किया और उसके चेहरे पे शर्म की लाली और आंखों में अपने प्रेम की स्वीकृति देख करके मनन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मनन ने मैथिली को अपनी गोद में उठाया और
बढ़ चला अपने प्रेम को संपूर्ण करने। अपने प्रेम को पाने के लिए जो परीक्षा मनन ने दी थी, उसके बाद इस पल का नसीब होना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। एक समय ऐसा भी था जब सबको लग रहा था कि ये रिश्ता अब नहीं हो सकता है, लेकिन मनन के सच्चे और अनोखे प्रेम के आगे मैथिली को भी झुकना पड़ा और इनका रिश्ता मुकम्मल हो गया। मनन ने प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी, जिसमें मिलन दैहिक से ज्यादा आत्मिक था। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मनन का फैसला आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।